निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के अंतर्गत विद्यालय विकास नेतृत्व के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। पूर्व के सत्र में हमने नेतृत्व की अवधारणा, नेतृत्वकर्ता में ज्ञान, कौशल व दृष्टिकोण के महत्व को समझा। लीडर बाय पोजीशन व लीडर बाय एक्शन की समझ हमने वीडियो के माध्यम से की। साथ ही साथ हमने एक प्रकार प्रशासक, प्रबंधक व नेतृत्वकर्ता में भी अंतर समझा। इस सत्र में हम जानने वाले हैं कि कोई भी संस्था किस प्रकार अधिगम संस्था का रूप लेती है। विद्यालय को एक अधिगम संस्था के रूप में बदलने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्या कौशल होने चाहिए, विद्यालय नेतृत्वकर्ता की भूमिका एवं दायित्व क्या होंगे जो चाहता है कि संस्था को एक अधिगम संस्था के रूप में बदला जाए। साथ ही साथ विद्यालय नेतृत्व के दृष्टिकोण की समझ बनाने व उसको विकसित किस प्रकार किया जाए, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि विद्यार्थी अधिगम पर एक नेतृत्वकर्ता का क्या प्रभाव होता है। तो चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व ये बात समझनी आवश्यक होगी कि एक अधिगम संस्था क्या है। ये सारी कवायद कि क्यों लीडर्स डेवलप किए जा रहे हैं, क्यों ऐसी क्वालिटीज की बात की जा रही है कि एक नेतृत्वकर्ता में ये गुण हो जाए, ऐसा किया जाए, तो इन सब का अल्टीमेट गोल है कि विद्यालयों को स्वरूप दिया जाए एक अधिगम संस्था का। अधिगम संस्था है क्या? ऐसा नहीं है कि जैसे हम बात करें कि कोई विद्यालय चल रहा है तो केवल विद्यालय चल रहा है मतलब वहां घंटी लग रही है, शिक्षक समय पर आ रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं, परीक्षाएं हो रही हैं, एमडीएम सही से दिया जा रहा है, तो ऐसी संस्था को हम अधिगम संस्था नहीं कह सकते। विद्यालय सही से चल रहा है किंतु अधिगम संस्था में क्या होता है, लगातार कुछ नए प्रयास किए जाते हैं, अध्यापकों द्वारा नए तरीके प्रयोग में लाए जाते हैं, शिक्षण के कार्य विधि जो होती है उनमें बदलाव लाए जाते हैं। क्योंकि प्लेटो इफेक्ट में बताया गया कि जो सेमनेस होती है, एक ही जैसा कार्य हमें कुछ समय में बोझिल बना देता है और हमें अपनी कार्यशैली के प्रति रुचि नहीं रह जाती है। इस अधिगम संस्था के जो सभी सदस्य होते हैं उनमें सीखने का एक अपना व्यवहार रहता है, सदैव वो नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, वो सीख रहे होते हैं और अपनी शिक्षण विधियों में उसका प्रयोग करते हैं। अधिगम संस्था को निर्मित करने के लिए उसकी नींव रखता है एक मजबूत नेतृत्व। मजबूत नेतृत्व ही विकसित कर सकता है संस्था को अधिगम संस्था के रूप में। इस मजबूत नेतृत्व की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें किस प्रकार के गुण हो तब वो विद्यालय को एक अधिगम संस्था के रूप में बदल पाए। तो सर्वप्रथम बात करें उसके दृष्टिकोण की। उसका विजन क्लियर होना चाहिए, उसका दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए जिससे वो आसानी से संस्था को आगे ले जा पाए। इसके लिए वो पहले स्वयं में विकास करता है, अपने विद्यालय के प्रशासन के नेतृत्व के द्वारा, अपने विद्यालय में अपनी टीम या दल को निर्माण कर उसका नेतृत्व करके, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में अपने प्रभाव को दिखाकर, नवाचारों का नेतृत्व करके और नवाचारों को प्रमोट करके, साथ ही साथ वो साझेदारियों का नेतृत्व करता है। इन भूमिकाओं और दायित्वों के द्वारा विद्यालय को वो अधिगम संस्था के रूप में ले जा सकता है। इन सभी गुणों और भूमिकाओं को हम एक एक कर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे दृष्टिकोण के बारे में। जैसा कि पूर्व के सत्र में हमने समझा, ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण ये तीन सबसे मुख्य गुण हैं एक नेतृत्वकर्ता के, लीडर के। इसमें भी महत्वपूर्ण हो जाता है दृष्टिकोण, क्योंकि एक दृष्टिकोण जब व्यक्ति का होता है तो फिर वो अपने कौशल को विकास करना और ज्ञान की तरफ बढ़ता है। तो दृष्टिकोण का एक विशिष्ट महत्व है। जब एक उचित दृष्टिकोण लेकर हम चलते हैं तो निश्चित रूप से हमें वांछित परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि हम संकुचित मानसिकता मतलब क्षणिक लाभ के लिए, जैसे कि हम सिलेबस को कंप्लीट कर ले रहे हैं, विद्यालय को केवल दिखा दे रहे हैं कि सारा कुछ बेहतर चल रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, केवल सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है,
ऐसी संस्था को हम शिक्षण संस्था के रूप में नहीं लेते हैं। वहां पर हमें एक बृहद मानसिकता के साथ लेकर चलना पड़ेगा दूरगामी परिणामों के लिए। उसके लिए हमें एक समय देना पड़ेगा, एक नए तरीकों को इख्तियार करना पड़ेगा। दृष्टिकोण का विकास जब हो जाता है तब हम विद्यालय की बुनियादी आवश्यकताओं का आकलन कर पाते हैं कि इस विद्यालय को वास्तविकता में जरूरत किन किन चीजों की है, जिसके द्वारा हम इस विद्यालय को अधिगम संस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसके लिए हम योजनाएं बनाते हैं, और जब योजनाएं बनती हैं तो उनके क्रियान्वयन के लिए कार्य होता है। और उन योजनाओं में हम सबसे पहले ये योजना करते हैं कि हम कैसे वहां तक पहुंचे, और उसके लिए हमें अपने अंदर स्वयं में कुछ परिवर्तन करने होते हैं। क्योंकि हो सकता है कई गुण हमारे अंदर ना हो, क्योंकि हमने रोड मैप तो तैयार कर लिया कि ऐसे 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 हमें पहुंचना है, बट वो स्किल अगर हमारे अंदर नहीं है, वो गुण नहीं है हमारे अंदर, तो हमें सबसे पहले उन गुण पर कार्य करना पड़ेगा, उन क्वालिटीज उन स्किल को हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हमें स्वयं के विकास पर कार्य करना होगा। स्वयं के विकास को हम तभी डेवलप कर सकते हैं जब हम स्वचिंतन करें। जब हम स्वयं का चिंतन करेंगे तब हम अपनी कमियों को देख पाएंगे। हम देख पाएंगे कौन कौन सी चीजें हमें जरूरत है जिनको हम प्राप्त करें, कौन कौन से अपने डेवलपमेंट लाएं, कौन सी ट्रेनिंग्स करें जिसके द्वारा हम अपने अंदर वो क्वालिटीज डेवलप कर पाएंगे, जिससे संस्था को हम अधिगम संस्था के रूप में ले जाएं। एक कोट दिया गया है कि लीडर इज अ लैडर। लैडर या सीढ़ी वो चीज है जिस पर चढ़कर कई लोग सफलताएं प्राप्त करते हैं, किंतु यदि वो सीढ़ी ही स्वयं में मजबूत नहीं है तो वह अपने ऊपर चढ़ाकर किसी को सफलता कैसे दिला पाएगी। तो इसलिए सर्वप्रथम हमें उस सीढ़ी या उस लीडर को मजबूत करना है, उसका विकास करना है। उसके लिए हमें पढ़ना होता है। जब हम पढ़ते हैं तब हम नो डाउट उन पढ़ी गई चीजों को समझकर आगे बढ़ पाते हैं। इन पढ़ने से आपके अंदर डेवलपमेंट होता है, आपके व्यवसायिक विकास होते हैं, और इन विकास को जब आप अपने अंदर अंतर्निहित करते हैं तो आप ये ना सोचें कि वो स्वयं का विकास कर रहे हैं। इस विकास का एक वृहद प्रभाव पड़ता है। आपके द्वारा सीखा गया हर एक गुण आपके संस्था के अन्य शिक्षकों तक पहुंचता है, और वे शिक्षकों द्वारा आपके छात्रों तक पहुंचता है। तो वो समझ पा रहे होंगे आप कि ये वृहद रूप से आपके द्वारा ली गई एक ट्रेनिंग, आपके द्वारा सीखा गया एक गुण शिक्षकों द्वारा और बच्चों तक पहुंचता है। इसी प्रकार जब आप अपना व्यवसायिक विकास कर लेते हैं तो आप ये ना समझें कि आपको व्यक्तिगत विकास भी मिलेगा। जब आप अपने व्यवसाय के लिए, अपने विद्यालय के लिए पारंगत हो जाते हैं तो साथ साथ आपके सेल्फ की भी ग्रूमिंग होती रहती है, और वहां से एक डेवलप होता है, एक क्वालिटी आती है, एक जज्बा आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, मैं कर सकता हूँ, मैं प्राप्त कर सकता हूँ, मैं अपने विद्यालय को एक अधिगम संस्था के रूप में बदल सकता हूँ। जब इन पड़ाव पर हम होते हैं और हमारा विजन क्लियर होता है हमें क्या प्राप्त करना है, जब हमें ये क्लियर रहता है कि हमें क्या प्राप्त करना है तो हम रास्ते अपने आप तय करते चले जाते हैं, और उन रास्तों पर कैसे चलना है उसके लिए हम स्वयं का निरंतर विकास करते रहते हैं। स्वयं के विकास के बाद मैं बात करूं तो अब उस शिक्षण संस्था का मूल क्या है, वहां के बच्चों का शिक्षण अधिगम। और शिक्षण अधिगम में अगर नॉर्मल तरीके से एक रूटीन वे में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार की आवश्यकता है, रूपांतरण की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप इस चित्र को देख पा रहे होंगे, वर्षा जल से एक व्यक्ति छाते द्वारा बच रहा है, दूसरा व्यक्ति भी छाते द्वारा वर्षा जल से स्वयं को बचा रहा है, किंतु यदि उसके जल की आवश्यकता है तो वह जल भी एकत्रित कर रहा है। मात्र कहना यह है कि जहां पर जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन लाने होंगे। कुछ चीजें जो हमारे अंदर पूर्वाग्रह होती हैं कि हमारे विद्यालय का बच्चा बहुत निम्न स्तर के परिवेश से आ रहा है, गरीब परिवेश से आ रहा है, ऐसे परिवेश से आ रहा है जहां बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो हमारा बच्चा बहुत ज्यादा सीख नहीं पाएगा। ये पूर्वाग्रह अब हम बना लेते हैं तो
ऑलरेडी हमारी सोच बन जाती है कि अब इनको सीखना नहीं है, तो हम उन पर काम भी करना बंद कर देते हैं। तो इसलिए हमें आकलन करने की जरूरत है। हम सर्वप्रथम उस पर कार्य करें, हम वो प्रक्रियाएं करें, हम प्रयास करें, हमारा बच्चा जरूर सीखेगा, तो हम इस पूर्वाग्रहों से निजात भी पा पाएंगे। जिस दिन इस पूर्वाग्रह से निजात मिल गई, हम जान जाएंगे, हम समझ पाएंगे कि हर बच्चा पढ़ सकता है, हर बच्चा सीख सकता है, क्योंकि हर बच्चा स्पेशल होता है, उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है। अब हर बच्चा पढ़ पाएगा, हर बच्चा कर पाएगा, इसके लिए हम कुछ योजनाएं बनाते हैं, और योजनाएं बनाने में हमें कुछ डाटा की जरूरत है, और डाटा एनालिसिस के द्वारा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये डाटा हमारे पास कहां से आएगा? तो डाटा हमारे पास उपलब्ध है। जो हम परीक्षाएं कराते हैं, उन परीक्षाओं का उपयोग हम मात्र इसलिए करते हैं कि वो बच्चे का परिणाम है। अगर हम इन परिणाम का उपयोग केवल छात्र के लिए न करके एक अध्यापक के लिए भी करें, तो उस दिन से हमें वो चीजें पता चलेंगी कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है या किस प्रकार के प्रश्न हैं, जिस विशेष प्रकार के प्रश्नों को बच्चे अधिकतर नहीं कर पा रहे, तो हमें उस विशेष क्षेत्र में दोबारा कार्य करने के लिए योजना बनाने का मौका मिलेगा। बच्चों को कोशिश की जाए कि अधिक से अधिक करके सीखने दिया जाए। हम केवल बच्चों को राइट अप करा दें या हम बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा इतर हटने की जरूरत है, इसमें थोड़ा बदलाव की आवश्यकता होगी कि बच्चा स्वयं किसी टॉपिक पर कार्य कर रहा है। जहां हमारी आवश्यकता है, हम बच्चे को सकारात्मक रूप से उसको मोटिवेट करने के लिए, उसके सहयोग के लिए खड़े रहें। हम एक लीडर हैं, हम उस संस्था के प्रमुख हैं, हम उस संस्था के प्रधानाचार्य हैं, यह सोचकर अगर हम कार्यालय तक सीमित हो गए, तो निश्चित रूप से जो विजन हमने देखा था कि हमारी संस्था एक अधिगम संस्था के रूप में बदलेगी, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें कक्षों में जाना पड़ेगा, छात्रों के बीच बैठना पड़ेगा, उनसे चर्चा की जाए। और उनसे चर्चा की जाती है तो कई अनकही बातें होती हैं जो बच्चे शायद कक्षा में नहीं कह पाते हैं। आपसे संवाद में वो अपनी बातों को कह पाते हैं। जब ये बातें निकल कर आती हैं, तो रूपांतरण आपके लिए और आसान हो जाता है। इसमें शिक्षकों को सीखने सिखाने के मौके भी उपलब्ध कराने होते हैं, एक लीडर को, नेतृत्वकर्ता को, क्योंकि जब आपकी टीम मजबूत होगी, जब आपकी टीम की ग्रूमिंग होगी, जब आपकी टीम पूरी तरीके से तैयार होगी शिक्षण के लिए नए तरीकों से, तो आपके विद्यालय का अधिगम, आपके बच्चों का अधिगम निश्चित रूप से बढ़ेगा। जैसा कि इस वीडियो को अगर आप देखेंगे, तो इस वीडियो में कक्षा 8 के कुछ बच्चे हैं जो चर्चा कर रहे हैं और प्रकरण को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व की कक्षाओं में उस प्रकरण से जुड़ी कुछ चीजें उन लोगों ने पढ़ी होती हैं। इस वीडियो पर चर्चा करते हैं, देखते हैं। आज हम लोग एक पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये कुछ सामान लेकर मैं आया हूँ। बस मैं अभी मार्कर और डस्टर लेके आ रहा हूँ। तब तक आप लोग सोचिए कि इस सामग्री से मैं क्या पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ओके। लगता है कि हमें लगता है ये मोमबत्ती रासायनिक परिवर्तन पढ़ाने के लिए लाए हैं। मोमबत्ती को हम तोड़कर दिखा सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन है। अरे क्यों भाई, हो सकता है मोमबत्ती को जलाकर सर प्रकाश का पाठ भी पढ़ाएं। अरे ये देखो सर, हमारे लिए कुछ गुब्बारे लेकर आए हैं। हम इसे देखते हैं कि आखिर इससे हमें सर क्या पढ़ाएंगे। हो सकता है इससे हमें बालों के बारे में सर पढ़ाएं। नहीं, बालों में से धड़कन स्थित दर्द के बारे में बता सकते हैं। आज हमें लग रहा है आज हम कुछ अच्छा काम करेंगे तो हमें गुब्बारे मिलेंगे। अरे ये देखो, ये तो एक साधारण कांच है। नहीं, हो सकता है ये दर्पण भी हो, क्योंकि ये उथला है। नहीं, दर्पण में पीछे पालिश लगी होती है और अपना चेहरा स्वयं दिखाई देता है। आज हमें लग रहा है सर प्रकाश पढ़ाएंगे, इसलिए हम इसके द्वारा प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ देख सकते हैं। नहीं, हमें लगता है कि सर स्कूल आए हैं अपारदर्शी के बारे में बताने के लिए। नहीं, बालों में रगड़ कर पारभासी बना। हाँ भाई, क्या हो रहा था? चलो कुछ
डिसाइड हुआ कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कुछ समझ आ रही है क्या चीज? जी सर। जी सर। क्या प्रकाश पाठ। पक्का? जी सर। कैसे पता चला प्रकाश पढ़ाने जा रहे हैं? सर आप माचिस और मोमबत्ती लाए हैं। गुड, बता, अच्छा आप लोगों ने काम किया। हम लोग इसी द्वारा प्रकाश को जी। हम लोग दे सकते हैं जी। और भी चीजें हम लोग इससे आज सीखेंगे। चलिए हम लोग प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो से आपने देखा एक विषय पर छोटी सी समझ बच्चों ने विकसित की, उनके अंदर एक तार्किकता, एक सृजनशीलता का गुण विकसित हुआ। इसी प्रकार ऐसी ही गतिविधियां आप किसी भी विषय जैसे कि इतिहास विषय में आप कुछ सामग्री लाकर दे सकते हैं, बच्चे उस पर चर्चा करेंगे और वो कुछ परिणाम निकालेंगे। शिक्षण अधिगम रूपांतरण के साथ साथ हमें एक संस्था को अधिगम संस्था बनाने के लिए टीम की जरूरत होती है, क्योंकि ये एक सम्मिलित प्रयास होता है। अधिगम संस्था अकेले नहीं खड़ी की जा सकती है, उसके लिए हमें अपने सहयोगियों की जरूरत होती है। विद्यालय से जुड़े सभी अंग को हमें अपने दल का हिस्सा बनाना होगा, चाहे वो हमारे छात्र हो, चाहे अध्यापक हो, माता पिता हो, एसएमसी के सदस्य हो, उन सभी को हमें अपने दल या अपनी टीम का पार्ट बनाना चाहिए। जब दल का प्रत्येक सदस्य आपके साथ जुड़ता है तो उसमें आपको हर सदस्य के बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। जानकारी का ये मतलब नहीं है कि आप उसका नाम जानते हो केवल या कहाँ रहता है। जानकारी से यह तात्पर्य है कि आप उसकी एक एक स्किल को जानते हैं, उसमें कौन कौन से गुण हैं। अगर आपको ये पता होगा तो आप उसके गुणों का उपयोग समय आने पर कर पाएंगे, और जब आपको कार्यों का बंटवारा करना होगा तो आप उस हिसाब से कार्यों को बांटेंगे। और जब आप उसकी रुचि के अनुसार कार्यों को देंगे तो नो डाउट वो अच्छे कार्यों के साथ अच्छे परिणाम देगा। दल में एक दूसरे से सीखने का कौशल विकास व समस्याओं का समाधान भी होता है। जैसा कि आप समझिए कि कोई समस्या आ रही है और आप जब समस्या आन खड़ी हुई तब आप उसका समाधान निकाल रहे हैं, उससे अच्छा ये है कि जो आपकी टीम है वो एक दूसरे से सीख कर समस्याओं का समाधान, किसी दूसरे के ऊपर समस्या आई मगर सभी ने मिलकर जब उसको समाधान निकाला तो सभी के लिए उस समस्या का समाधान प्राप्त हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में एक दल, छोटा सा दल है जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर प्रधान, अध्यापक सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं, जो अभिभावक हैं, अध्यापक हैं, अधिकारी हैं। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मिलकर संस्था को हम आसानी से एक अधिगम संस्था के रूप में डेवलप कर सकते हैं। अगले चरण पे अगर हम चले, नवाचारों का नेतृत्व, क्योंकि नवाचार जैसा कि भी प्लूटो इफेक्ट में आपने पढ़ा कि प्लूटो इफेक्ट क्या करता कह रहा है कि समान कार्यशैली हमें बोझिल बनाती है। ऐसे में जरूरत होती है नवाचारों के नेतृत्व की। हमारे साथी जो कुछ कर रहे हैं उनके नवाचारों को प्रमोट करने के लिए जब आप उनके साथ लगते हो, जैसा कि आप इस पिक्चर में फोटो में देख पा रहे होंगे, एक नेतृत्वकर्ता अपने साथियों के साथ लगा है मगर साथ में उसने कुछ एक नवाचारी कार्य किया है जिससे वो आगे बढ़ रहा है। अपने साथियों को ये बताने का भी प्रयास कर रहा है कि आप अगर इस प्रकार से कार्य करेंगे तो शायद वो ज्यादा सुगम होगा, हम अच्छा अधिगम बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। नवाचार अधिगम संस्था की एक नींव है, उसका बेस है, और एक नेतृत्वकर्ता के लिए वो सबसे बड़ा संबल बनता है जिसके द्वारा संस्था में नवाचारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। उससे एक नए माहौल में बच्चे, शिक्षक सभी अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। नवाचार ये ना समझा जाए कि केवल हम बच्चों के लिए कर दें, उनको उनके टीचिंग में ही कर दें। उनके आप उनकी असेंबली में नवाचार करें, उनके साथ जो अध्यापक हैं, जो अन्य पूरी टीम है उसके लिए अलग अलग टाइप के आप कुछ नवाचारी कार्य कर सकते हैं। उनसे ये फीलिंग होती रहती है कि सभी लोग कुछ नया कार्य कर रहे हैं, सभी लोग लगातार जुड़े हुए हैं। अब इन नवाचारों में आपको अगर मैं बात बताऊं कि नवाचार होते क्या है, तो नवाचार में सबसे पहली बात कि उसमें ये 5 गुण अवश्य होने चाहिए। नयापन, और वो कम लागत का हो, साथ साथ गैर पारंपरिक, ये ना हो कि ट्रेडिशनली जैसा चलता आ रहा है आपने भी वही
यूज कर लिया। आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करना है, अपने परिवेश के अनुसार उसको बनाना है, और जब आप अपने परिवेश के अनुसार बनाएंगे तो नो डाउट उससे आपको जो डिजायर्ड रिक्वायरमेंट थी, जो वांछित परिणाम थे, वो आपको प्राप्त होंगे। साथ साथ नवाचार का अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट गुण है कि वो प्रभावी होना चाहिए, उसके इफेक्ट होने चाहिए जिससे हमें परिणाम प्राप्त हो सके। नवाचारों के बाद अगर हम बात करें साझेदारियां, साझेदारियों का जैसे मैंने आपसे बताया, जो हम टीम बना रहे हैं उसमें सारे पार्ट हमारे विद्यालय से जुड़े हुए सभी अंग हमारे विद्यालय के जुड़ते हैं, तो एक साझेदारियां बनती हैं। बट साझेदारियों में भी आपको बढ़कर आगे आना पड़ेगा, आपको एक रोल मॉडल की तरह खड़े होना पड़ेगा उन साझेदारियों में नेतृत्व करने के लिए। जब साझेदारियां हमारी बढ़ती हैं हमारे समाज से, हमारे अभिभावकों से, तो हम जब अभिभावकों से जुड़ पाते हैं तो हम समझ पाते हैं अपने बच्चों की भी मनोदशा को, बच्चे क्या चाहते हैं या बच्चे कैसे परिवेश में पढ़ना चाहते हैं। इन चीजों की जब समझ हम बना पाते हैं तो एक रोड मैप तैयार होता है, और जिससे हम अपने समुदाय को वो विद्यालय सौंप पाते हैं जिसकी उनको हमेशा से इच्छा रही है। हमेशा ऐसे विद्यालय में बच्चे जाना और अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि अध्यापक यदि उस समुदाय की महिलाओं के बीच में पहुंचकर उनकी समूह की बैठकों में अपने विद्यालय के विषय में चर्चा करें, उनसे यह पूछा जाए कि आप विद्यालय में क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं, आपको विद्यालय से क्या शिकायतें हैं, या आप विद्यालय में क्या सकारात्मक देख रहे हैं। जब आप उनसे चर्चा करेंगे, उनसे साझेदारियां बढ़ाएंगे, तो नो डाउट आपको बहुत से ऐसे टूल्स मिलेंगे जिससे आप अपने में सुधार, अपने विद्यालय में सुधार, अपने शिक्षण में सुधार कर पाएंगे। इसी प्रकार आप लगातार जो बैठकें करें विद्यालयों में, बुलाएं, कुछ नहीं, चाय पर एक चर्चा हुई, उसमें लोगों ने अपनी भावनाएं बताई, साथ में आप उनसे चर्चा कर सकते हैं कि ये समस्या आ रही है इस एंड से या यहाँ से, तो वो समाधान के रूप में भी आपसे कुछ बातें बताएंगे। तो इन साझेदारियों के द्वारा आप डेवलप कर रहे होंगे धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को, आपके पास एक पावर डेवलप हो गई है जो आपको सराउंडिंग से मिलेगी, जिससे आप विद्यालय को आसानी से शिक्षण अधिगम संस्था की ओर बढ़ा पाएंगे। अगली बात करें विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व। प्रशासन नो डाउट सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है विद्यालय का, बट इस प्रशासन में आप नेतृत्व तभी सफल बना पाएंगे जब उस प्रशासन में सभी के विचार जुड़े हों। विद्यालय का हर अंग जो है, चाहे वो माता पिता हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे अध्यापक हैं, उन सभी के विचार, उन सभी को ये लगना चाहिए कि मैं स्वयं में भी प्रशासन का एक पार्ट हूं। तब आपके नेतृत्व में प्रशासन के एक धार आएगी। और आदेश, अगर आप सीधे आदेश किसी को प्रसारित करते हैं तो वो उसको एक बोझ लगता है। अगर हम आदेश उन्हीं से बनवाएं या हम उन्हीं के सुझाव से आदेश बनाएं या उन्हीं के सुझाव से हम प्रशासन को चलाएं, तो निश्चित रूप से वो उनको बोझिल नहीं लगेगा, क्योंकि वो उनके द्वारा ही दिए गए सुझाव होंगे। अगर हम अपने जो आदेश निर्देश हैं उनका प्रवाह कुछ रिवर्स कर दें, जैसा कि हम हायर संस्थानों से या अपने विभाग से ऑर्डर नीचे की तरफ प्रसारित करते हैं, तो यदि सबसे पहले हम अपने बच्चों से चर्चा करें कि वो किस प्रकार के विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं विद्यालय में, कि कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हो जहां पर उनको पढ़ना अच्छा लगेगा, जहां पर वो रोज विद्यालय आएंगे, वहां पर वो अच्छे से पढ़ सकेंगे, तो यहाँ इन तरीकों से हम बच्चों के ठहराव को रोक पाएंगे, उनके अधिगम को बढ़ा पाएंगे। साथ ही साथ हम जब चर्चा करेंगे अपने शिक्षकों से कि वो किस प्रकार के माहौल में पढ़ाना चाहते हैं, उनको कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है, कैसे वो अपने आप को और स्ट्रांग फील करेंगे और कंफर्टेबल फील करेंगे बच्चों के साथ, तो अगर उनके विचार हम लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करें
अभिभावकों से कि किस प्रकार के विद्यालय में वो अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, कहाँ पर वो अपने बच्चे को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कहाँ पर या कैसे परिवेश में वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो बेहतर पढ़ेगा। जब हम उनके विचार लेते हैं और उसके बाद हम पहुंचते हैं उनके विचारों के साथ एसएमसी के पास, और एसएमसी से हम जब ये चर्चा करते हैं कि जो सुविधाओं की बात हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमारे अध्यापक कर रहे हैं, हमारे अभिभावक कर रहे हैं, हम उनको किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, उसमें वो क्या सहयोग हमारा कर सकते हैं। जब इस प्रकार की चर्चाओं से आप छात्र से जो सुझाव आए थे, अध्यापकों से जो अभिभावकों से सुझाव आते, इन सब को मिलाकर जब विद्यालय प्रबंध समिति कुछ आदेश बनाती है तो वो आदेश हमारे लिए सफलता की कुंजी बन जाते हैं एक अधिगम संस्था बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बोझ महसूस नहीं कर रहा है कि ऐसा क्यों किया गया। बच्चे जो चाह रहे थे वो उनको मिल रहा है, जो अध्यापक चाहते थे वो उनको मिल रहा है, जो अभिभावक चाहते थे उनको मिल रहा है, और यहाँ पर चूंकि विद्यालय प्रबंध समिति ने ही उस चीजों को डेवलप किया है तो वो निश्चित रूप से आपका सहयोग कर रही होगी और आपका प्रशासन बहुत बेहतर चल पाएगा। अब प्रशासन और विद्यालय में हम इंट्रोड्यूस होते हैं विद्यार्थी अधिगम पे। जब विद्यार्थी अधिगम की बात करें तो नेतृत्वकर्ता का बहुत प्रभाव होता है बच्चों के अधिगम को बढ़ाने के लिए। ये 3 प्रकार से प्रभाव डाल सकता है: प्रत्यक्ष प्रभाव, मध्यवर्ती प्रभाव या पारस्परिक प्रभाव। इनको हम एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रभाव। जैसा कि आप देखते हैं कि जो एक विद्यालय नेतृत्व करता है, क्योंकि उसने स्वयं का विकास किया है, उसने अपना व्यवसायिक विकास किया, और व्यवसायिक विकास करके वो अपने ऑफिस में ना बैठकर, अपने कार्यालय में केवल ना बैठकर, वो सीधे शिक्षा हेतु कक्षा में पहुंचता है और बच्चों के साथ संवाद करता है, बच्चों को नई नई शिक्षण विधियों से उन्हें सिखाता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका नेतृत्व करता है वो सीधे रूप से विद्यार्थी के अधिगम से जुड़ता है, और विद्यार्थी के अधिगम में ये प्रत्यक्ष प्रभाव आपको दिखाई देते हैं। अगर हम मध्यवर्ती प्रभाव के बारे में बात करें तो आपका विद्यालय नेतृत्वकर्ता सीधे शिक्षण अधिगम या विद्यार्थियों के अधिगम से नहीं जुड़ता, उसके बीच में आते हैं हमारे शिक्षक। शिक्षक सबसे पहले अपने द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को, अपने विकास को, अपनी ट्रेनिंग्स को अपने शिक्षकों के साथ साझा करता है और उन्हें वो माहौल देता है जहां पर वो अपने व्यवसायिक विकास को और डेवलप कर सके। और इस प्रकार जो डेवलप टीचर है, जो नईपन के साथ टीचर आएंगे, शिक्षक आएंगे, वो जुड़ेंगे हमारे विद्यार्थी अधिगम से। तो यहाँ पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता का जो प्रभाव है, एक बीच के मीडिएटर जो शिक्षक है हमारे, उनके द्वारा विद्यार्थियों तक पहुंच रहा है। तो ऐसा जो प्रभाव होता है नेतृत्वकर्ता का, ये मध्यवर्ती प्रभाव में आएगा। अगले प्रभाव की ओर अगर हम बढ़े, पारस्परिक प्रभाव। पारस्परिक प्रभाव के नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों बॉडीज एक दूसरे को पारस्परिक सहयोग कर रही हैं। जैसा कि आपने प्रत्यक्ष प्रभाव में पढ़ा कि विद्यालय नेतृत्वकर्ता सीधे से छात्रों तक पहुंचता है और विद्यार्थी अधिगम को प्रभावित करता है, किंतु इसके साथ एक चीज और होती है। जब विद्यार्थी अधिगम बढ़ रहा होता है तो साथ में वहां पर अगर कुछ कमियां रह जा रही हैं नेतृत्वकर्ता के शिक्षण में, तो उन कमियों को भी आप जान पाते हैं और उसके अनुसार विद्यालय नेतृत्वकर्ता लाभान्वित होता है और नई योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित होता है। इसी प्रकार अगर मध्यावर्ती प्रभाव को आपने देखा तो उसमें विद्यालय नेतृत्वकर्ता अपने गुणों को ट्रांसफर करने का प्रयास करता है अपने शिक्षकों में, अपने शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग्स डेवलप करता है या उनको आपस में सीखने के लिए माहौल, चाहे वो पीयर ग्रुप लर्निंग हो या अन्य किसी भी तरीके से, अपने शिक्षकों को और ज्यादा विकसित करता है और ज्यादा उनको उनके अंदर जो शिक्षा देने के तरीके हैं उनको डेवलप करता है। और इस प्रकार शिक्षक द्वारा
विद्यार्थी अधिगम तक बात पहुंचती है। यहाँ पर मध्यावर्ती प्रभाव में भी वही सेम घटना पारस्परिक प्रभाव से होती है कि विद्यार्थी अधिगम जो होता है उससे शिक्षक भी अपने आप को अपडेट कर पाते हैं कि कहां पर कौन सी कमियां रह गई या किस फील्ड में बच्चे कम सीख रहे हैं, किस फील्ड में ज्यादा सीख पा रहे हैं। और इसी शिक्षक विकास को रिफ्लेक्ट करता है विद्यालय नेतृत्वकर्ता तक कि किस जगह पर चूक हुई या क्या प्लस रहा, क्या नकारात्मक रहा, वो विद्यालय नेतृत्वकर्ता भी समझ पाता है। इस प्रकार पारस्परिक प्रभाव में एक दूसरे को दोनों पक्ष लाभान्वित कर रहे होते हैं। आपने इस पूरे सत्र में देखा कि किस प्रकार नेतृत्वकर्ता ने एक नींव रखी और अधिगम संस्था की ओर लेकर चला, और आप सभी ने इस पूरे सत्र को ध्यान से सुना, संयम से देखा, समझा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।